लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी चिट्ठी की दोस्ती, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मिस्टर लाल ने इसी उम्र में तमाम दुनिया खूंद मारी थी। इसी साल वे बैरिस्टर होकर विलायत आए थे। घर के रईस, दिल के बादशाह, तबीयत के आजाद आदमी थे। 3 साल के लंबे अरसे के बाद जो वे आए तो देखते ही तबीयत हरी हो गई। आते ही उन्होंने जो बातों का रंग बांधा, देश विदेश की आप बीती सुनानी शुरू की। एक से एक बढ़कर बातें। कहाँ वे बेवकूफ बने, कहाँ ठगे गए, कहाँ तिकड़म भिड़ाई, कहाँ फंसे आदि जो बातें उन्होंने बयान की तो सुनकर तबीयत फड़क गई। 3-4 दिन चुटकी बजाते गुजर गए। मिस्टर लाल का मेरे घर आना और मेरे साथ रहना मेरे लिए गनीमत था। आप तो जानते ही हैं कि मैं अकेला दुनिया भर की सब आशाओं से रहित ऐसा सूखा ठूंठ हूं जिसका सारा रस सूख गया हो, सारे पत्ते झड़ गए हों, सारी शोभा लुट चुकी हो। ना कोई मेरा दोस्त मुलाकाती, ना सगे न संबंधी। दोस्त मुलाकाती उसके होते हैं जिससे लोगों के काम सरते हैं, मतलब निकलते हैं। मुझसे किसी का क्या काम सर सकता है? ना किसी के लेने में न देने में। इसलिए मेरे पास कोई क्यों आने लगा। महीनों के महीने बीत जाते हैं, मैं अकेला घर में उदास सुस्त बैठा कुछ सोचता रहता हूं। सोचने की बहुत सी बातें नहीं हैं, सिर्फ यही कि मनुष्य जीता क्यों है, कामकाज के झंझट में पिसता क्यों है, पाप पुण्य के जंजाल में उलझता क्यों है, अपनी और पराई दुनिया बनाता क्यों है। कोई 25 वर्ष हुए जब से मन्नू की मां मरी है। ऐसा मालूम होता है कि संसार में हमेशा संध्या काल ही रहता है, प्रभात कभी होता ही नहीं। परंतु एमए फाइनल करने के बाद जब एक ही हफ्ते बाद मुन्ना भी एकाएक चल बसा, तब से रात ही रात नजर आती है। जीवन की इस अंधेरी रात में सूरज और चांद, टिमटिमाते दिए और इष्ट मित्र सब दूर के चमचम चमकते तारे से प्रतीत होते हैं। मैं मशीन की भांति कॉलेज से घर और घर से कॉलेज गत 25 बरस से आता जाता रहा हूं। और भी कहीं दुनिया है, ये मैं अब भूल सा गया हूं। परंतु मिस्टर लाल की बात दूसरी है। उनके सीने में एक धड़कता हुआ हृदय है। जीवन उनके लिए आशा और उल्लास से परिपूर्ण एक ज्योति की लौ है। इसी से उनके आने से मुझ में भी जैसे जीवन का कुछ स्पंदन आ गया है। वे जब बातें करते करते खिलखिलाकर हंसते हैं, तब मेरे भी सूखे होंठों में हंसी की एक अनभ्यस्त रेखा फूट पड़ती है और मेरे गालों की झुर्रियां जैसे मुखरित हो उठती हैं। लाल ने जब प्रेम के एक से एक बढ़कर अनोखे साहसपूर्ण किस्से सुनाए तो उन्हें सुन सुनकर मन कैसा कुछ हो उठा। मैंने कहा, मिस्टर लाल, प्रेम इतना सुलभ और जीवन के इतना निकट है। यदि ये मुझे मालूम होता तो लाल ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, ओह, आप यदि प्रेम के प्यासे हैं तो अभी भी समय है मिस्टर सिंह, मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। आप क्या प्रेम रस चखा चाहते हैं? बहुत दिन बाद मैं एकाएक हंस पड़ा। हंसने की बात ही थी। अब 50 साल जीवन के पार करने पर मैं प्रेम का रस चख सकता हूं, ये तो बड़ी ही अजीब बात है। मेरे हंसने का मतलब मिस्टर लाल समझ गए। उन्होंने कहा, प्रोफेसर, आप क्या मेरी बात को असंभव समझते हैं? ओह, बिल्कुल असंभव मिस्टर लाल, परंतु मैं शर्त लगाता हूं। अब मुझे बनाओ मत भाई। ओह, आपको एक बात पता नहीं है प्रोफेसर। कौन सी बात? आप यूरोप कभी गए या नहीं? नहीं गया। तभी यूरोप में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो पत्र व्यवहार से दोस्ती करा देती हैं। उन्हें कुछ फीस दे देनी पड़ती है और लिख देना पड़ता है कि इस प्रकार के आदमी से हमें दोस्ती करनी है। बस वे आनन फानन सब बंदोबस्त कर देते हैं। मैंने सुनकर अचरज से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो मिस्टर लाल? आप सुनिए तो, मेरी डायरी में ऐसी संस्थाओं के कुछ पते हैं। ठहरो देखता हूं। ये कहकर उन्होंने अपनी डायरी लेकर उलट पलट करनी शुरू की। थोड़ी देर में बोले, मिल गया, अभी लिखो। कहिए, आप कैसे आदमी से दोस्ती किया चाहते हैं? मुझे जैसे रस की एक बूंद मिली। मैंने हंसकर कहा, आदमी से या अजी औरत से सही, आप जैसी चाहें। मैं जैसी चाहूं? खूब कही मिस्टर लाल। और मैं बड़े जोर से हंस पड़ा। झुंझलाकर मिस्टर लाल ने कहा, खुदा के लिए कहिए भी कुछ। मेरी सारी संजीदगी जैसे गायब हो गई। मैंने कहा, फर्ज करो एक राजकुमारी से जिसकी अच्छी खासी जायदाद हो। लाल ने नोट करते हुए कहा, उम्र कितनी हो? यही 19 या 20 साल। अत्यंत सुंदरी, खुशमिजाज। और मैं फिर अपने को काबू में न रख सका और जोर से हंस पड़ा। मिस्टर लाल हंसे नहीं,
वे कुछ लिखते हुए बोले, हाँ, एक बात बताइए, आपका सर्वप्रिय विषय क्या है प्रोफेसर? पुरातत्व। इसमें मैंने पदक प्राप्त की है। ठीक है। मिस्टर लाल ने एक पत्र लिख डाला। लिख चुकने पर पत्र मुझे दिखाया। उसमें लिखा था, एक प्रख्यात पुरातत्वविद भारतीय विद्वान प्रोफेसर यूरोप की एक ऐसी राजकुमारी से मित्रता किया चाहते हैं जो खूब धनी, खुशमिजाज, सुंदरी और मृदुल स्वभाव की हो। उसने पत्र और संस्था की फीस उसी दिन अमेरिका के शिकागो शहर को भेज दी। वो शाम, एक मजे की दिलचस्प शाम गुजर गई। कोई 1.5 महीने बाद शिकागो से एक पत्र आया। पत्र में मुझे संस्था का सदस्य बनने के लिए मुबारकबाद दी गई थी और लिखा था, संस्था के अनेक सदस्य एक भारतीय पुरातत्वविद से परिचय प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इसके बाद लिखा था, स्पेन की राजकुमारी सोफिया, जो अतुल संपत्ति की उत्तराधिकारिणी है और जो शिकागो यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट है, अपने को आपका मित्र समझकर गौरवान्वित समझती हैं। राजकुमारी अभी 19 ही वर्ष की है। उसकी प्रार्थना है कि आप उन्हें सीधा पत्र लिखकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाएं। पत्र पढ़कर मेरी नसों में खून नाचने लगा। मैं समझ ही न सका कि आया ये सत्य है या गोरख धंधा। मुझे संसार सुंदर सा प्रतीत होने लगा और ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे रूखे सूखे जीवन में रसवर्षण हुआ है। मिस्टर लाल को मैंने सब हकीकत लिखकर राय पूछी कि अब क्या करना चाहिए। तीसरे दिन उनका पत्र मिला। लिखा था, पौवा रहे हैं प्रोफेसर, पत्र का ड्राफ्ट भेज रहा हूं, इसे खूब बढ़िया कागज पर टाइप करके भेज दो। ड्राफ्ट का अभिप्राय ये था, प्रिय राजकुमारी, आपका परिचय और मैत्री प्राप्त करके मैं अपने को संसार का सबसे अधिक भाग्यवान पुरुष समझता हूं। ईश्वर करे हमारी ये मैत्री दिन दिन गंभीर और सुखद होती जाए। राजकुमारी, यद्यपि हम लोगों को परस्पर दर्शनों का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है, पर हिंदू फिलॉसफी के विश्वास पर मैं ये कहने का साहस कर सकता हूं कि हम लोग पिछले जन्म के मित्र हैं। प्रिय राजकुमारी, विदा। मैं आपके बहुमूल्य पत्र और मैत्री की किसी प्रिय चिन्ह प्राप्ति की आशा में हूं। आपका। कांपते हाथों से मैंने पत्र लिखा। टाइप करना मैंने पसंद नहीं किया। पत्र लिखते समय मेरे हृदय की धड़कन बढ़ रही थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता था जैसे जीवन में रस का झरझर झरना झरने लगा। स्वयं ही मैंने पत्र को पोस्ट कर दिया। यथा समय जवाब मिल गया। लिफाफे को देखते ही मन मयूर नाचने लगा। भीतर सुगंधित पत्र किन्हीं दिव्य हाथों से लिखा हुआ था। अक्षर मोती से थे और पत्र के एक कोने पर सुनहरा मोनोग्राम था। पत्र के साथ ही प्रेषिका का एक छोटा सा किंतु अप्रतिम चित्र था। कोई भारतीय पुष्प उसकी समता नहीं कर सकता। गुलाब और कमल प्रगल्भ है, उनमें वो नजाकत और नाजुकपन कहाँ। उन आंखों में जो आवाहन, होठों में जो जीवन, सारी मुखाकृति में जो माधुर्य था, उसकी न समता हो सकती है न वर्णन। चित्र देखने में मैं इतना तन्मय हुआ कि पत्र पढ़ने का ध्यान ही न रहा। चित्र जैसे बोल उठेगा, वे होठ जैसे हिलने लगे, आंखें जैसे हंसने लगीं और मैं जैसे उस चित्र में खो गया। कुछ देर बाद पत्र का ध्यान आया। पत्र में लिखा था, प्यारे प्रोफेसर, तुमसे मित्रता प्राप्त कर मैं अत्यंत आनंदित हूं। जब कभी भी हम मिलेंगे ये आनंद कितना अधिक बढ़ जाएगा। ओह, मैं तुम्हारे रहस्यमय देश को और उससे भी अधिक तुम्हें देखने को कितनी आतुर हूं। परंतु जब तक हम मिलते नहीं तब तक अपने विस्तृत हालात लिखो, जिससे मैं तुम्हें, अपने घनिष्ठ मित्र को भली भांति जान सकूं। और अपना एक फोटो भी भेजो। देखना, विलंब न करना। तुम्हारी सच्ची सूफिया। पत्र का क्या जवाब दूं, कुछ भी समझ न पाया। पत्र किसी भांति लिखा जा सकता है, पर फोटो का क्या किया जाए। क्या इस अनिंद सुंदरी को मैं अपने उजड़े हुए वेदना और निराशाओं की रेखाओं से भरे मुख का चित्र भेजूं? इसे देखकर क्या उसका कोमल भावुक विश्वस्त हृदय टुकड़े टुकड़े न हो जाएगा? क्या उसकी उल्लासपूर्ण आशा का तार न टूट जाएगा? मैंने किसी प्रकार पार पाने में असमर्थ होकर मिस्टर लाल को एक दिन के लिए चले आने का तार भेज दिया। मिस्टर लाल आए और पत्र को देखकर हंसने लगे। उनके हंसने से चिढ़कर मैंने कहा, आपने एक अत्यंत अपमानजनक परिस्थिति में मुझे डाल दिया है। अब कहिए क्या किया जाए? ये फोटो का मामला सबसे अधिक कठिन है। मैं अपना फोटो किसी हालत में उसे नहीं भेज सकता। मिस्टर लाल ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, तो फिर फोटो के लिए कोई बहाना बना दिया जाए। अभी सिर्फ एक बढ़िया सा प्रेम भरा पत्र ही भेज दिया जाए। मिस्टर लाल की ये तजवीज मुझे बिल्कुल नहीं रुची। भला फोटो के लिए कौन सा बहाना ढूंढा जा सकता है? फिर उस बहाने से फायदा?
वहां से फिर मांग आएगी। इसके सिवा जो ये अद्भुत मैत्री संबंध जोड़ा गया है वो टालटूल करने के लिए नहीं, प्रगाढ़ प्रेम के लिए। मिस्टर लाल ने अंत में सोच विचार कर एक तजवीज पेश की और मेरे मन में न जाने कैसा कुछ नटखटपन समाया कि मैंने वो स्वीकार कर ली। एक बढ़िया फोटोग्राफर से मिस्टर लाल का फोटो उतरवाया और अपनी सारी सहृदयता खर्च करके मैंने एक पत्र लिखा। फोटो के नीचे कांपते हाथों से मैंने अपना नाम लिख दिया। पत्र और वो फोटो रजिस्ट्री द्वारा भेज दिया गया। ठीक समय पर जवाब आ गया। सेंट की भीनी मनमोहक सुगंध से वो पत्र सराबोर था। उसमें जैसे किसी उन्मत्त हृदय ने लिखा था, अरे तुम इतने सुंदर हो प्रिय, न केवल आकृति से ही, प्रत्युत हृदय से भी मैं तुम्हारी मोहनी छवि और उससे भी अधिक मधुर भाव जो तुम्हारे प्रेमी हृदय के कंपन है पाकर कृतकृत्य हो गई। मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। मेरे प्रिय मित्र, मेरी धृष्टता क्षमा करो। मुझे साफ साफ लिखो, क्या तुम विवाहित हो? क्या तुमने अभी तक किसी स्त्री से प्रेम किया है? क्या तुम कुछ आशान्वित हो या तुम निराश हो चुके हो? मेरे प्यारे प्रोफेसर, मुझे तुम कुछ कटु सत्य भी तो कहने दो। जब मैत्री हुई तब भेद क्या? तुम्हारी ये सुंदर आंखें और मद भरे होंठ जब गौर से देखती हूं तो मुझे उनसे कुछ भय, कुछ आशंका सी प्रतीत होती है। उनमें कैसा कुछ चोचला छिपा है। इन नेत्रों में तुमने क्या सचमुच ही कोई भेद नहीं छिपा रखा है? परंतु मैं कदाचित तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हूं। तुम साधारण पुरुष तो नहीं हो, एक वैज्ञानिक, एक अन्वेषक और एक प्रोफेसर हो। ओह, मैं नहीं जानती कि तुम मुझे कैसे क्षमा कर सकोगे, परंतु मैं सिर्फ यह चाहती हूं कि मैं शीघ्र से शीघ्र तुम्हारे हृदय के निकट आऊं। परंतु ये आंखें, जाने दो, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए। मैं तुम पर विश्वास करती हूं। मेरे प्यारे प्रोफेसर, विदा, परंतु चिरकाल के लिए नहीं। मैं तुम्हें शीघ्र ही दूसरा पत्र लिखूंगी, परंतु तुम उसकी प्रतीक्षा मत करना। जल्द से जल्द पत्र लिखना। अपने रिसर्च की फाइलें भी भेजो, मैं उनका अध्ययन किया चाहती हूं। तुम्हारी सूफिया। मैंने बारंबार पत्र लिखा। सूफिया की कोमल भावुक मूर्ति हूबहू जैसे मेरी आंखों के आगे आ खड़ी हुई। मिस्टर लाल ने कई बार लिखकर मुझसे पूछा कि क्या जवाब आया है, पर मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इस सरला तरला बालिका को ठगने का मन में बड़ा अनुताप हो रहा था, परंतु जो हो गया सो हो गया। मैंने ये भेद किसी से नहीं कहा। दिन बीतते चले गए, महीने और वर्ष बीत गए। हम लोगों की मित्रता गंभीर प्रेम में परिवर्तित हो गई। सूफिया मुझसे मिलने को विकल रहने लगी। उसने अनेक बार मुझे यूरोप की यात्रा करने का आमंत्रण दिया। खर्च के संबंध में निश्चिंत रहने का भी संकेत किया। पर हाय, मैं अपने शरीर और चेहरे को कहाँ छिपाऊं? उसके साथ जो मैंने ये प्रवंचना की थी वो जैसे दिन पर दिन मेरे ऊपर बोझ होकर लदने लगी। उसका बोझ बढ़ता ही गया और जैसे मैं उसके नीचे पिसता गया। मिस्टर लाल से कई बार मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे अनेक बार सूफिया के संबंध में पूछा, पर हमेशा मैंने उन्हें टाल दिया। अब सूफिया और मेरे बीच किसी को आने देना मुझे सहन न था। मेरी ईर्ष्या और क्रोध के सबसे बड़े भाजन मिस्टर लाल ही थे। उनकी ही मोहक और वासनामयी मूर्ति सूफिया के हृदय में मेरा प्रतिनिधित्व करती थी। हाय, आप ही कहिए कि मैं इसे कैसे सहन कर सकता था। लाल अब मुझे फूटी आंखों भी नहीं सुहाते थे। वे ही मेरे सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी हैं। सूफिया को मैं जो पत्र लिखता था उसमें मैं अपनी आयु मर्यादा को भूल जाता था। हम दोनों अब एक अटूट प्रेमी थे। हम दोनों ही अब परस्पर मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल थे। मैं इस बात को मानो भूलने सा लगा था कि जब हम मिलेंगे हमारा स्वप्न टूट जाएगा। संभव है कि सूफिया मुझे घृणापूर्वक वंचक, ठग कहकर तिरस्कार कर दे और मेरा सारा संसार अंधेरा हो जाए। आह, फिर मैं क्या जीवित रह सकूंगा? मुझे निश्चय अपने प्राण त्याग करने पड़ेंगे। परंतु असल बात तो ये है कि मैं उसे मुंह नहीं दिखा सकता। उसके सम्मुख आने से प्रथम ही मरना होगा। दिन बीतते जाते थे और मेरे मन की विकलता बढ़ती जाती थी। एक दिन एकाएक तार मिला। सूफिया का था। वो दूसरे ही दिन बंबई पहुंच रही थी। पढ़कर पैरों तले से जमीन निकल गई। कुछ करते धरते न बन पड़ा। संसार घूमता सा नजर आने लगा। अब क्या होगा? और कोई भी चारा न था। मैंने मिस्टर लाल को तार देकर तुरंत बुलाया। वे आए। तार देखकर वे भी जरा चकराए, परंतु अब तो एक ही मार्ग था कि मैं अपनी जगह मिस्टर लाल को दूं। मैं सूफिया को लाल के हवाले कर दूं और आप लोहू का घूंट पीकर बैठ जाऊं या जान दे दूं। परंतु ये एकमात्र मार्ग भी निरापद न था। इतने लंबे अरसे तक जो पत्र व्यवहार हुआ है,
परस्पर के हृदय का जो विनिमय हुआ है, हम दोनों जो एक दूसरे के इतने निकट आ गए हैं, इसका क्या होगा? क्या मिस्टर लाल मेरा सच्चा स्थान ग्रहण कर सकेंगे? इसकी कोई संभावना नहीं दिखती। परंतु अब तो कोई उपाय नहीं है। ये तो संभव ही नहीं हो सकता कि मैं सूफिया पर अपना भेद खोल दूं, अपना मनहूस चेहरा लेकर उसके सामने जा खड़ा हूं। मैंने सब बातें समझा बुझाकर मिस्टर लाल को सूफिया के पास भेज दिया और कह दिया कि जैसे बने वैसे जल्द से जल्द उसे वापस भेज देना। मिलन क्षण की प्रतीक्षा ही रही और विदा की व्यवस्था हो गई। वाह, ऐसा प्रेम भी दुनिया में किसी ने न किया होगा। क्षण क्षण पर मैं मिस्टर लाल के पत्र की प्रतीक्षा कर रहा था। रह रहकर हृदय कांप उठता था। क्या परिणाम होगा समझ नहीं पड़ता था। एक दिन सुबह अपने कमरे में बैठा मैं सूफिया के चित्र को निराश भाव से देख रहा था। मन कैसा कुछ हो रहा था। सोच रहा था एक अनोखा खेल खेला, खेली खेल में अलभ्य निधि पाई और खो दी। मुझे मालूम हुआ धीरे से द्वार खुला। सोचा नौकर आया होगा। कॉलेज का समय हो रहा था। वो शायद भोजन के लिए बुलाने आया होगा। मैंने बिना ही उस ओर देखे कहा, ठहरो गोपाल, मैं अभी आता हूं। पर कमरे में जैसे कुछ सौरभ सा फैल गया। मैं आंख उठाकर देखने के लिए विवश हो गया। देखा जीती जागती सूफिया थी। मैंने कुर्सी से खड़ा होना चाहा, पर लड़खड़ा कर गिर गया। परंतु दूसरे ही क्षण सूफिया मेरी गोद में थी। वो मेरी छाती में सिर दिए सिसक कर रो रही थी। मैं जैसे ब्रह्मांड को फोड़कर एक अगमलोक में उठा जा रहा था। अंत में मैंने अपने होश हवास कायम किए। मैंने साहस बटोर कर कहा, सूफिया राजकुमारी, तुमने अचानक ही मुझे गिरफ्तार कर लिया। मुझे मरने का अवसर नहीं दिया, जो मेरी इस प्रवंचना का सच्चा दंड था। सूफिया ने शिथिल बाहें फिर मेरे गले में डाल दी। उसने नील आकाश की भांति स्वच्छ आंखों से मेरी ओर देर तक ताकते रहने के बाद कहा, प्यारे, तुम पूरे ठग और भयानक जादूगर निकले। तुमने पहले मुझ पर जादू किया और फिर मुझे ठग लिया। उसने उसी भांति मेरी गोद में लेटे लेटे सब बातें कही। उसने बताया कि उसे मेरा छल तो बहुत दिन हुए मालूम हो गया था। मेरा असली चित्र भी एक वैज्ञानिक पत्रिका से मिल गया था। इतने पर भी उसका प्रेम प्रगाढ़ होता गया। उसने कहा, प्रेम तो आत्मा की वस्तु है, शरीर और वासना से उसका क्या संबंध। वो कहती गई, उसने वो प्रेम पा लिया जो स्त्री जाति के जीवन का सहारा है। धन्यवाद है ईश्वर का कि तुम्हारी आंखों और होठों में वो अप्रिय भाव नहीं छिपा है जो तुम्हारी भेजी हुई तुम्हारे मित्र की तस्वीर में था, जो वे जब मुझे बंबई में मिले भली भांति अनुभव करने में आया। बड़ी देर तक मैं बोल ही नहीं सका, पर उस अद्भुत लड़की ने मेरा सारा संकोच भगा दिया। फिर तो दिनों रात हमारी बातें हुईं। सूफिया ने मिस्टर लाल को जैसा बनाया, जैसी उनकी गति बनी, उसे सुनकर हंसना रुका नहीं। मिस्टर लाल फिर मुझे मिले नहीं। सूफिया ने नहीं माना और मैंने कॉलेज से इस्तीफा देकर सूफिया के साथ यूरोप की यात्रा की। इसके बाद सूफिया के प्रथम ही से किए गए प्रबंध के अनुसार मुझे स्पेन की यूनिवर्सिटी में एक अच्छी जगह मिली और अपने विशाल बंधु बांधवों को आश्चर्यचकित करके सूफिया ने मुझे विवाह सूत्र में बांध लिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी चिट्ठी की दोस्ती, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।